Hello student, I am Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है साइंस का, जिसमें आप पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें ऑलरेडी मैंने 6-7 लेक्चर आपका 7-8 लेक्चर अपलोड करके रखा हुआ है। तो उसमें मैंने अब बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, एक ओवरव्यू सेल का बताया मैंने, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद मैंने पिछले वाले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। आज हम जो बात करने वाले हैं, तो एक सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है जिसके बारे में मैंने बताया। अब जो हम सेकेंड कवरिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपकी क्या है, सेल वॉल। सो सेल वॉल जो है दिस इज द ये एक दिस इज द कवरिंग ऑफ द सेल। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कवरिंग है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, सिंपल सा डायग्राम होगा। ये एक सेल है और इसके बाहर एक कवरिंग है इस तरीके की, एक ग्रीन कलर की मैंने कवरिंग बना दी। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो। तो ये जो ग्रीन कलर की जो कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। पहले मैंने सेकंड वाली ये एक इसमें एक वैक्यूल बना देते हैं, प्लांट सेल है। और आपको पता है कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अगर सबसे बड़ा अगर कोई डिफरेंस है तो वो उनका सेल वॉल है। प्लांट सेल में प्लांट जो सेल में जो आपकी सेल वॉल देखी जाती है और एनिमल सेल में ये सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। ओके, तो सेल वॉल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो सेल वॉल होती है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। मैंने पहले ही बताया आउटर मोस्ट कवरिंग ठीक किसके ऊपर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है सेल मेम्ब्रेन है। इसके ठीक ऊपर जो कवरिंग पाई जा रही है ग्रीन कलर की, उसका नाम क्या है, सेल वॉल। अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो सेल वॉल होती है ये एक्चुअली आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ओके, सेलुलोज की बनी होती है। अब आप कहोगे सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट है। आपने ग्लूकोज का नाम तो सुना होगा, क्लास 9 के स्टूडेंट जो अभी जो नए आए हैं क्लास 9 में पहली बार वो इन सारी चीज़ों को एनसीईआरटी को भी पढ़ रहे होंगे, तो उनके बारे में उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ग्लूकोज के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा। ग्लूकोज जो जिसका फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जिसका फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से होता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कुछ एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है, सेलुलोज में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज और सेलुलोज ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, आप बाद में इनको पढ़ेंगे। तो ये ग्लूकोज, ढेर सारे ग्लूकोज आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, सेलुलोज बना लेते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं ये किसके बने होते हैं, ये सेलुलोज के बने होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर। और एंड दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। उसके बाद इसका नेचर क्या होता है, तो ये डेड पार्ट होते हैं, सेल के डेड पार्ट होते हैं। एक चीज याद रखना हमेशा कि जैसे सेल के बारे में बात करें तो उसमें एक चीज मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट थी, इंशा शमशाद नाम था उसका, उसने कुछ क्वेश्चन किए थे। पहले मैं उन क्वेश्चन के आंसर को दे दूं, क्योंकि वो डेड पार्ट के बारे में बात आ गई है तो ये भी याद आ गया कि उसने क्वेश्चन किया था और मुझे उसका आंसर देना था, मैं बताना भूल गया। उसने 2-3 टर्म पूछे थे। पहला एक तो था उसका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड इसमें उसने पूछा था व्हाट इज साइटोप्लाज्म। और थर्ड उसमें था क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं अभी समझा दे रहा हूँ क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन। एक और मैं डायग्राम यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। उसी तरह से एक सेल यहाँ पे भी है, सेल के बाहर जो कवरिंग है उस कवरिंग को आप जानते हैं, द आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। तो ये हो गई आपकी सेल वॉल। उसके अंदर आपकी व्हाइट कलर की सेल मेम्ब्रेन दिख रही है और मैं एकदम सेंटर में मैं उसकी एक इस तरह से उनका न्यूक्लियस बना दे रहा हूँ। ओके, बाकी वैक्यूल है, सारी चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं बाद में। अभी मैं पहले आपको प्रोटोप्लाज्म को समझाता हूँ। आखिर प्रोटोप्लाज्म होते क्या है।
आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी प्रोटोप्लास्ट लिखा होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तो प्रोटोप्लाज्म इज द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। देखो सेल वॉल एक्चुअली होती है डेड, अभी मैंने बताया सेल वॉल क्या होती है, डेड। अब सेल वॉल को अगर हम यहां से हटा दे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो बाकी हमने सेल वॉल को हटा दिया, ये सेल वॉल को मैंने इस तरह से यहां से हटा दिया। अब इसमें कौन सा पार्ट बचा, ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये व्हाइट कलर की सेल मेम्ब्रेन है। तो जब लिविंग पार्ट बचा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ओके, प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस दिख रहा है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसे हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल को कवर करती है तो इसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है, दोनों के बीच में जो लिक्विड पाया जा रहा है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये लिक्विड यहां से यहां तक का जो फैला हुआ लिक्विड है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो हमें मालूम हो गया क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है साइटोप्लाज्म। लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्रोमैटिन है या क्रोमोसोम है। अब देखो क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखो क्रोमैटिन जो होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे धागे की तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। और कुछ लोग डायरेक्टली इसको डीएनए बोलते हैं, बट ये एक्चुअली डीएनए नहीं होते, कॉम्बिनेशन होता है। देखो डीएनए के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आप डीएनए के बारे में बता दे रहा हूँ। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमें वो समझना पड़ेगा। तो डीएनए प्लस एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन एक टाइप के नहीं, हजारों टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मोर देन 50,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसमें से एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर बात करें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, जो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जो वहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये हो गया आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो वहां पे दिख रहा है, धागे की तरह से दिख रहा है, वो क्रोमैटिन है। और क्रोमैटिन किसका बना हुआ था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर कंडेंस, पहले एकदम पतले ऐसे डाइल्यूट हुआ करते थे, जब ये मोटे हो जाए, ऐसे हो जाए, थोड़ा मोटे हो गए और मोटे होते लास्ट में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं क्रोमैटिन से क्या बन जाएंगे, इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। इनको क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कहेंगे। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम अलग नहीं है, बस ये डाइल्यूट फॉर्म है। इस तरह से जब रहेगा एकदम धागे की तरह से होगा तो हम कहेंगे क्रोमैटिन। जब ये एकदम मोटा होके एक स्ट्रक्चर या एक शेप बियर कर लेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है हम इसको आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। अगर हम वो सारी चीजें आगे पढ़े तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा समझना। तो अब वापस आते हैं हम सेलुलोज पे या फिर सेल वॉल पे आते हैं। और सेलुलोज के बारे में मैंने बताया कि सेलुलोज की बनी होती है डेड सेल, जो सेल वॉल होती है वो डेड पार्ट होती है, सेल की डेड पार्ट होती है। और सेलुलोज के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलुलोज ही पाया था। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ सेलुलोज ही उसने लिखा हुआ है, बट हमें थोड़ा से उससे ज्यादा जानना चाहिए। देखो सेलुलोज के अलावा इसमें लिग्निन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो इसको हार्ड बनाता है। लिग्निन भी पाया जाता है। ज्यादातर जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है। लिग्निन इसमें होता है, इसमें पेक्टिन होता है, इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है। इसमें आपका हेमी सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं जो इनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एटसेट्रा और भी चीजें। बट जो नॉर्मल चीजें मैंने यहाँ पे नोट करा दी वो आप कॉपी में नोट करिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा, मैं भी आपके लिए आसानी होगी इन फ्यूचर। तो अब हमें ये समझना है कि ये बने होते हैं सेलुलोज के, और ये कौन से पार्ट होते हैं, डेड पार्ट होते हैं, और वो बाकी चीज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्रोमैटिन आपकी समझ में आ गया। ओके, अब हम इनके फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा इनका फंक्शन होता है। ओके, लेट मी राइट इट हियर। फंक्शन, तो फंक्शन को हम समझ लेते हैं अब कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। देखो सेल वॉल, पहली चीज अगर थोड़ा से हार्ड होते हैं तो पहली चीज ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं।
सेल को जो शेप प्रोवाइड करते हैं, ये कौन होते हैं? सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो हो गया आपका ये शेप प्रोवाइड करता है, सेकंड ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और भी बातें, एक इसमें चीज आती है, जैसे अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक चीज पहले देख लेते हैं, वो है आपका प्लाज्मोलिसिस। पहले देख लेते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, फिर हम बाकी चीजों को आगे। प्लाज्मोलिसिस, जहां तक हमने पढ़ लिया सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो प्लाज्मोलिसिस को देखना है। फिर उसके बाद हम फिर वापस आएंगे सेल वॉल के बारे में, क्योंकि सेल वॉल का अगर फंक्शन हमें पूरा कंप्लीट समझना है तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ना होगा, प्लाज्मोलिसिस को भी पढ़ना होगा। देखो ऑस्मोसिस के बारे में आपको पहले से ही पता है, ऑस्मोसिस के बारे में आपको पहले से ही मालूम है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं, शायद मैं बताना भूल गया इस चीज को पिछले वाले लेक्चर में। एंडोस्मोसिस होता है, इसे पूरा आप कर लें, एंडोस्मोसिस होता है एंड एक्सोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। तो क्या होते हैं एंडोस्मोसिस एंड क्या होते हैं एक्सोस्मोसिस, हम इनके बारे में भी आगे सिंपल सा मैं एक बार समझा दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। देखो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये आपका सेल है। सेल से बाहर, सेल का जो वाटर है अगर बाहर निकल के जा रहा है तो हम इसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस कहते हैं, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। अगर सेल का वाटर कहां पे आ रहा है? उसके मीडियम में जा रहा है, ये मीडियम है, वाटर निकल के कहां पे जा रहा है? मीडियम में। सेल का वाटर, अगर मीडियम का वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडोस्मोसिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इंडोस्मोसिस कहा जाता है। तो सिंपल सा है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो देखो एक्सोस्मोसिस के टाइम पे जब देखो होता क्या है, जैसे ये मीडियम है, लेट मी ड्रा डायग्राम ऑफ ए सेल। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेल बना हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये एक मीडियम है, मीडियम का जो मीडियम में अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक जिसमें वाटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सोल्यूट, तो जब सोल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में जो वाटर जब यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वाटर कम होगा या ये सोल्यूशन जो होगा वो हाइपरटोनिक होगा, उसमें जो वाटर है वो वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू द सेल वाटर कम होता है। यहाँ पे वाटर मान लेते हैं 50% है, जबकि सेल के अंदर कितना वाटर है? 70% है। तो सेल का वाटर क्या करेगा? मूव करके बाहर की तरफ निकलेगा। और जब सेल का वाटर बाहर की तरफ यानी एक्सोस्मोसिस होगा, तो क्योंकि जो सेल वॉल है वो हार्ड है, उसका शेप चेंज नहीं होगा, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। ये चीज याद रखें, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। पहले तो सेल का वाटर निकलेगा तो सेल क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी। ओके, फिर और क्या श्रिंक करेगा? उसके बाद उसमें जो वैक्यूल पाया जाता है वो भी श्रिंक कर जाएगा। ये सेल श्रिंक कर गई, बाकी ये जगह खाली हो गई। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे आ गई? जो एकदम साइड में थी अब काफी दूर आ गई, इधर आ गई। और इनका जो न्यूक्लियस वो आपका वो वैक्यूल था, वैक्यूल भी श्रिंक करके छोटा हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। जब सेल श्रिंक कर जाए इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? जब सेल का वाटर मीडियम में चला जाए और सेल श्रिंक कर जाए तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जब वाटर मीडियम में वाटर ज्यादा होगा तो ये फिर वापस इस तरफ ट्रांसपोर्ट होगा और सेल वापस अपनी साइज बना लेगा। तो ये तो हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसकी वजह से हुआ। लेकिन अगर सोल्यूशन मीडियम का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, मींस यहाँ पे जो वाटर परसेंट है वो ऑलमोस्ट 90 है, यहाँ पे कितना है? सेल के अंदर कितना है? 70%। जो आपकी सेल है उसके अंदर 70% है। तो यहाँ पे लेट मी राइट चाहिए 70%। अब 70% है तो ये क्या होगा? बाहर का वाटर अंदर की तरफ आएगा।
किसके कहां पे आएगा, ये सेल है, ये मीडियम है, जहां पे जो सोल्यूशन है वहां पे वाटर परसेंट जो है वो 90% है, इसके अंदर जो वाटर परसेंट है वो ऑलमोस्ट 70% है। अब बाहर का वाटर, मीडियम का वाटर कहां पे आएगा, सेल के अंदर आएगा, और सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, सेल एकदम फूल जाएगी। ओके, क्योंकि वाटर तो ज्यादा आ गया ना इसके अंदर, जब इसके अंदर ज्यादा वाटर आ जाएगा तो सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और जब सेल स्वेल करेगी तो इसके फटने के, ज्यादा स्वेल करेगी तो ये बस्ट हो सकती है, ये क्या हो सकती है, बस्ट हो सकती है, फट सकती है, ठीक है ना। कोई चीज ज्यादा बड़ी हो जाती है, आप एक बलून ले लें तो जब उसमें आप हवा को भरते हैं तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो फिर वो बस्ट हो जाता है। उसी तरह से ज्यादा वाटर अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट चला गया इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, ये सेल बस्ट कर सकती है। तो उस कंडीशन में जब ये इसका, क्योंकि अब इसका जो सेल का प्रेशर पड़ता है सेल वॉल पर, तो सेल वॉल भी उसी के इक्वल एक टर्गर प्रेशर उस पर डालता है। तो सेल वॉल का फंक्शन ये भी है कि एक टर्गर प्रेशर इक्वल टर्गर प्रेशर किस पे डालता है, जो इक्वल होता है किसके प्रेशर पे, जो सेल वॉल, जो सेल होती है अंदर का, जो सेल का कंटेंट होता है, जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है, वह उतना ही प्रेशर सेल वॉल किसके ऊपर डालती है, सेल के ऊपर डालती है, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर डालती है। उससे क्या होता है, वो सेल बस्ट नहीं होती, ये बस्ट नहीं होगी। ये तो एक तरीके से ये बस्ट होने से भी बचाती है, सेल वॉल क्या करती है, उसको बस्ट होने से भी बचाती है। ओके, तो ये तो था सेल वॉल के बारे में, इसमें मैंने आपको प्लाज्मा, और एक चीज और समझ ले, देखो अगर एनिमल सेल में, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है, बट प्लांट सेल के पास सेल वॉल है ऑफ कोर्स, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में से कौन सा ज्यादा टॉलरेंट होगा? Of course, plant cell will be more tolerant as compared to the animal cell. Why? Because they have cell wall. Cell wall उनको burst होने से बचाते हैं, उनको destroy होने से बचाते हैं, उनको external injuries से बचाते हैं, external environment से protection provide करते हैं, बहुत सारे function हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? सेल वॉल करे। तो सेल वॉल का और भी फंक्शन है। ओके, तो ये चीज आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, तो एनसीईआरटी की चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये सारा चैप्टर जो है आप अच्छे से पढ़ लें, और नहीं समझ में आया तो देखो ये दो कवरिंग होती है, एक चीज याद रखें, एनिमल में सिर्फ एक कवरिंग पाई जाती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल में जो कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट में जो कवरिंग होती है वो दो होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एज वेल। तो दोनों के दोनों कवरिंग वहां पे पाई जाती है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है। ओके, तो दोनों का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जबकि हमने बात की थी पिछले वाले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं, जनरली इन्हीं दोनों चीजों के ही बने होते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत उनमें ग्लूकोज भी पाया जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है, और ये रिजिड होते हैं जो सेल वॉल होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप अपने से भी कुछ काम करें, आप अपने से भी लिखें, बट जितनी एनसीईआरटी की चीज़ थी मैंने बता दिया, कुछ चीज़ें मैंने बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाके बताया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर को पूरा देखा करें, जब भी देखें पूरा देखें, और कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच।